हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? फाइन। क्या चल रहे हैं हम लोग? ठीक ठाक। प्रैक्टिस चल रही है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चंस पास पेपर से देखें, तो आपने देखे होंगे। तो इंटरमीडिएट के बच्चे हो गए और आपके बीकॉम के बच्चे हो गए, वो दोनों जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को देखना कि बीकॉम के लेवल के अंदर आपसे ना दो तीन चीजें पूछता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये आपसे पूछता है बीकॉम के अंदर। यहां तक का डेटा देता है। कभी टैली मार्किंग नहीं देता, टैली मार्किंग बहुत कम आया, लेकिन उसके बाद की चीजें जो है ना वो पूछी नहीं होती हैं कि जब तक आपको वो चीज करनी नहीं आएगी, यहां तक का काम नहीं आएगा, उस वक्त तक आप काम आगे नहीं सीख सकते, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत समझना जरूरी है, चाहे वो डिस्क्रीट डेटा हो चाहे वो कंटिन्यूस डेटा हो, ठीक है। तो बेटा हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को अपने। हमने लास्ट टाइम जो चीजें सीखी थी वो ये 4 कॉलम हमने कंप्लीटली सीख लिए थे, ठीक है। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, दोनों के लिए है ये। बीकॉम वाले भी आप चेक कर सकते हो इसको, और इंटरमीडिएट वाले जो बच्चे हमारे वो भी चेक कर सकते हैं। आगे जो मैं कॉलम आपको सिखा रहा हूं उसके अंदर मैं शो कर देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। आगे जो कॉलम बना रहा हूं ये बना रहा हूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और इसके बाद कॉलम एक और बना दिया जिसको मैंने कह दिया परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 100। किसका? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसको यहां पे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये 2 कॉलम पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो को, यहां तक देखिएगा आप। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है यहां ऊपर लिख रहा हूं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या करते जाएं? डिवाइड करते जाएं। हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या करते जाएं? डिवाइड करते जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी कैलकुलेशन का काम आ गया, यहां भी कैलकुलेशन का काम आ गया। अब काम जो आया वो आया कि हर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब यह हुआ कि अभी तो पहले आपने यहां पे इसका टोटल नहीं निकाला, तो टोटल निकालें इसका। पहले दो 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 5 23, 23 + 3 26। इसका मतलब इसका टोटल जो आ गया वो कितना आ गया? 26 आ गया। 9 + 9 18, 18 + 8 18 + 8 26। आपके पास इसका टोटल आ गया। अब क्या करना है? हमने हर फ्रीक्वेंसी को टोटल से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इट्स मीन 5 / 26, ठीक है। एक वैल्यू शो कर दो, मैं यहां पे आपको शो कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि काम कैसे हो रहा है ना, ताकि बाद में फिर कोई मसला ना आए। जितनी चीजें आराम से आपके टॉपिक समझ में आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो काम यहां पे करना है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे हर वैल्यू लिख दी। हर वैल्यू लिखना जरूरी नहीं होता, आप जिसको इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने? अब जो लिखा है उसको करते हैं काम। क्या लिखा है भाई? कहते हैं 5 / 26, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूं वो लिखूंगा क्या अपने कैलकुलेटर से कि 5 / कितना? 26। जो भी आंसर है उसको पॉइंट्स में 3 वैल्यूज में लिखिएगा। अब यहां पे एक बात बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत नोट करिएगा, बहुत फोकसली काम करिएगा। अमूमन मेजॉरिटी लोग करते क्या है? अमूमन मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं वो सीखना। अमूमन मेजॉरिटी लोग ये करते हैं कि यहां पे ना पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉलम कंप्लीट कर देते हैं और फिर यहां जो वैल्यूज लिखी हुई होती है उसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो यहां पे वैल्यूज आ जाती है। तो बेटा ये काम नहीं करो, ये काम सही नहीं है।
कि अभी जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेसी है इस डेटा के अंदर, बिल्कुल आपको जो भी आंसर आएगा ना वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो जो हमें बात सीखनी है वो लेवल पे, अपने लेवल से अच्छे से ऊपर से जाकर सीखनी है ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो बात समझना। अब यहां पे पहली वैल्यू निकाली है ना, पहली वैल्यू जो निकाली है आपने, इसी आपके पास कैलकुलेटर में लिखी हुई है, आपने इसको इरेज नहीं करना है। कैलकुलेटर में जो लिखा हुआ है उसको लिखा हुआ है। अब जो कैलकुलेटर में लिखा हुआ है ना, इसी को मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए। अब जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 19.230। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लिखते हैं ना, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लिखते हैं। अगर मैं यहां पे पूरा डेटा बनाता रहूं, बना दिया, बनाने के बाद अब मैंने कहा इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तो यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है 19.230 आ गया है नहीं। पॉइंट के बाद वैल्यूज लोगे ज्यादा तो आंसर की एक्यूरेसी परफेक्ट होती है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जितनी ज्यादा वैल्यू लोगे उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू जो होती है वो परफेक्ट रहती है। तो स्टैटिकली हम कहते हैं कि पॉइंट के बाद कम से कम एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो आप रखे ही रखें, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू देख रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू अब 4 डिवाइड बाई 26, 4 डिवाइड बाई कितना 26 आया हमारे पास 0.153, ठीक है। इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, आंसर आ गया 15.384। देख लो, अगर मैं ये 0.153 होता, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 करता, यहां पे आंसर कितना आता, सिर्फ 15.3 आता, 84 नहीं आता। तो डेटा एक्यूरेट नहीं हो रहा, डेटा एक्यूरेट नहीं हो रहा, डेटा को एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अब काम दोबारा करते रहो, सेम यही काम, सारा काम इसी में करना है। 9 डिवाइड बाय 26 ये आ गया 0.346 और इसके बाद आ गया, इसी को मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करूं तो ये जाएगा 34.615। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइड बाय 26, 0.192 पर निकाली भी गई 0.3 और इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 किया था तो आंसर आया था 19.230। लास्ट वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 से पहले क्या नहीं, 3 डिवाइड बाय कितना 26 और आंसर आया 11.115 और इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.538। अब आपने क्या करना है, आपने एक काम ये करना है, खुद से कर लेना इसको, जो कि क्या है, इसका टोटल और फिर इसके बाद इसका टोटल, ये सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये सम ऑफ परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो यहां पे हमारी बात कंप्लीट हुई कि रेशो में, यहाँ पे आपके पास इस टॉपिक में कंटिन्यूअस डेटा में हमारे पास जो भी डेटा आया था उसको हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक कर दिया, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक का था, 2 कॉलम मजीद ऐड हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। यहां तक की बात क्लियर है। अब बात तो क्लियर हो जाती है, बात के क्लियर होने में कोई मसला नहीं है। ये स्टैटिकली जो भी कैलकुलेशन है ये काम बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट मेन चीज तो कॉन्सेप्ट है ना। आप ये पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, क्यों स्टडी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट के लिए स्टडी कर रहे हो, जो काम कर रहे हो सीखने के लिए कर रहे हो। ये थोड़ी कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम आएगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बता दिया कि ये इतने वेट के जो क्लास में बच्चे बैठे हैं वो 5 बैठे हैं, मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ के काम है ये, ठीक है ना। अब मेन चीज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगों को अमूमन मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होती कि ये क्या है।
निकालना कैसे वो तो पता लग गया, निकालना कैसे वो तो पता लग गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालना तो पता लग गया कि ये जो है वो आया वो क्या आया। इसका टोटल जो है वो अमूमन 1 आना चाहिए, इसका टोटल जो है वो अमूमन 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आया तो 0.99 आ सकता है, ठीक है ना, ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से इसका आंसर 100 आना चाहिए, ठीक है ना, अगर 100 नहीं आया तो उसका मतलब 99 आना अगर आया तो भी सही है, ठीक है। तो टोटल कीजिएगा, इसका बताइएगा 1 आ रहा है कि 1 से ज्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है। 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, या 0.99 आ रहा होगा, 0.98 एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो मैं बात कर रहा था कि हमें जो है ना, हमें जो है वो ये नहीं पता कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज का क्या काम है, प्रैक्टिकली ये क्या काम है। परसेंटेज शो कर रही है यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ये जो फर्स्ट इंटरवल है ना उसका जो वेटेज है इस पूरे डेटा में वो कितना है 19.23%, क्योंकि वैल्यू इंटरवल परसेंटेज में, तो इन सब में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है 34। इसका मतलब ये हुआ क्लास के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं वो किस इंटरवल वाले हैं, इस एज इस वेट के रेंज वाले लोग हैं। इस क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी इसी की है, तो इसीलिए यहां पर जो परसेंटेज निकला इसका भी इसीलिए इसका ज्यादा निकला। तो ये जो परसेंटेज है ना तो ये बता रही है कि किस इंटरवल की कितनी परसेंटेज निकली है, कि हर वैल्यू अपने हिसाब से बता रही है कि इसका इस पूरे डेटा पे कितना परसेंट जो है वो काम है। तो जैसे कि 19% है, ये सेकंड लास्ट इंटरवल जो है वो इस पूरे डेटा का कितना परसेंट है 19% है, इसीलिए इसका टोटल जो आता है ना वो 100 आता है। और 100 आया तो मतलब क्या हुआ 100% हो गया बिल्कुल। अगर 0.9 मतलब 99 आया इसका मतलब क्या हो गया 99% हो गया। 98% जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। यहां पे आपने बात सीखी, टॉपिक सीखा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने काम सीखा, कितना काम हुआ हमारा। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई क्वारीज आपकी, हर चीज क्लियर है, परफेक्ट जा रही है, आपने यहां तक तमाम चीजें सीख ली। तो देखें यहाँ पे कुछ चीजें समझ में अगर पूछना है आपको जल्दी से पूछ के आप देख के मुझे बताएं क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहां तक का जो हमारा काम है वो एकदम परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने सीख लिया कि डेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, देखते रहें वीडियोस और क्लिक करते रहें हमारी चैनल्स को, और जो है सब्सक्राइब होते जाएं। कोचिंग आए, कोचिंग आगे मालूम करें किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से तमाम डेटा कलेक्ट करना है। हर चीज आप अपने हिसाब से पॉसिबिलिटी देख के सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ऑफिस खुला है और ऑफिस में आगे अपनी क्वारीज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।